दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने का दावा करना पर्याप्त नहीं है, इसे साबित भी करना होगा। और यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है। पेगासस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 46 पेज के पन्ने में जो फैसला सुनाया है उसके भीतर यह 2 लाइनों का भी जिक्र है। यानी हर बात में जिक्र कर देना कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है तो उस पर क्या हर कोई खामोश हो जाए या इसे जांचने परखने की जरूरत है। इसीलिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उस 3 सदस्यीय कमेटी के पास 3 सदस्यीय टेक्निकल कमेटी और जोड़ दी गई और उसको यह अधिकार भी दे दिए गए कि इसके बाद वो किसी भी एक्सपर्ट को, चाहे वो लॉ एक्सपर्ट हो, चाहे टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो या किसी भी क्षेत्र की जिसके पास विशेषज्ञता हो, उसको ये लोग हायर कर सकते हैं। तो क्या वाकई ऐसे दौर में जब सरकार हर इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे डाइल्यूट करते हुए खत्म करने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर चुकी हो, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का बनाना भी और इस सवाल को उठाना भी शायद लोकतंत्र के जीवित होने की निशानी है? या फिर आने वाले वक्त में जिस तरह एक लंबी प्रक्रिया के बाद राफेल ठंडे बस्ते में चला गया, ठीक उसी तरीके से यह जासूसी कांड और पेगासस का मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? ये सारे सवाल नहीं है, क्योंकि आज हम आपसे जिक्र करने वाले हैं उन तमाम परिस्थितियों का जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एक करके आए और सरकार ने एक एक करके पल्ला झाड़ना शुरू किया और आखिरी बार अगस्त के महीने में उसने पूरे तरीके से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि आपको जो कहना है, जो करना है कर लीजिए। हम कोई हलफनामा दायर नहीं करेंगे, हम कोई एफिडेविट नहीं देंगे और हम किसी टेक्निकल कमेटी को चाहते हैं जिसके सामने टेक्निकली इन बातों को रख पाएं कि हम क्यों नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 सदस्यीय कमेटी को बनाया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व चीफ जस्टिस रविंद्रन उसमें है, शामिल हैं। आरवी रविंद्रन साहब जो फॉर्मर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं। इसके अलावे फॉर्मर आईपीएस, एक आईपीएस अधिकारी हैं, ये 1975 या 72 बैच के हैं, आलोक जोशी, वह भी इसमें हैं। और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीक आयोग की संयुक्त तकनीकी समिति की उप समिति में जो अध्यक्ष हैं संदीप ओबेराय, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। यह 3 लोगों की कमेटी है। सवाल यह है कि इनके साथ 3 टेक्निकल लोगों को और जोड़ा गया। वो 3 टेक्निकल लोग कौन हैं? उसमें एक है नवीन कुमार चौधरी, ये प्रोफेसर हैं जो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक से जुड़ी हुई है, जो गुजरात के गांधीनगर में इंस्टीट्यूट है नेशनल फॉरेंसिक साइंटिफिक यूनिवर्सिटी, उसके ये डीन भी है और वहां पर प्रोफेसर भी हैं। 20 साल का अनुभव है। डॉक्टर पी प्रभाकरण, ये प्रोफेसर हैं, ये एक लिहाज से इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं और ये जो केरल में मां अमृतामयी, जिसकी वाइस चांसलर है, अमृता विद्यापीठ जो है अमृतपुरी में केरल में, उनके साथ जुड़े हैं और वहां पर कंप्यूटर साइंस और सिक्योरिटी के मसले जो होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, उससे जुड़े मसलों को इनके पास एक अनुभव है 20 साल का। तीसरे शख्स हैं डॉक्टर अश्विन अनिल गुमसाटे, जो कि आईआईटी मुंबई से जुड़े हुए हैं और ये कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाते हैं छात्रों को। यह 3 टेक्निकल कमेटी है और उधर 3 लोगों की अलग टीम है और इनको यह पावर दिया गया है कि आप किसी भी एक्सपर्ट को, चाहे वो रिटायर्ड ऑफिसर हो, चाहे लॉ एक्सपर्ट हो, चाहे टेक्निकल एक्सपर्ट हो, आप उनको अपने साथ जोड़ लीजिए। लेकिन आपके जहन में फिर यह सवाल आएगा, जिस देश के भीतर में सरकार जो 46 पन्ने का पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी पहली लाइन से ही आप समझ जाएंगे कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट भी इस सरकार के बारे में क्या सोचता है। पहली लाइन में एक कोट लिखा गया है, वो कोट और किसी का नहीं, जॉर्ज ऑरवेल का ये कोट है। उस 46 पन्ने के पहले लाइन में लिखा गया है, जॉर्ज ऑरवेल 1984, ये उनकी किताब है, मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। मौजूदा वक्त में जिस तरीके से राजनीतिक सत्ता इस देश को चला रही है और सब कुछ होते हुए भी आपको तानाशाही के तौर पर नजर नहीं आएगी, लेकिन जो खिलवाड़ हो रहा है, जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 का नाम से जो उपन्यास लिखा उसमें इस बात का जिक्र कर दिया और उसी के कमेंट से इस फैसले की शुरुआत है। वो कमेंट क्या है? वो कमेंट है, इफ यू वांट टू कीप ए सीक्रेट यू मस्ट आल्सो हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ। यानी यदि आप गुप्त रखना चाहते हैं तो आपको इसे अपने आप से ही छिपाना होगा। दरअसल ये जासूसी का मसला भारत के भीतर में हड़कंप इसलिए मची क्योंकि इसके दायरे में विपक्षी नेता राहुल गांधी भी आए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके
जेडीएस के नेता भी इसके दायरे में आए, कांग्रेस के नेता भी इसके दायरे में आए, जो कि वहां पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस देश के भीतर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो ईडी हो, इनसे जुड़े अधिकारियों को भी इस जासूसी के दायरे से बख्शा नहीं गया। सरकार कह सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, लेकिन उसके बाद नंबर आता है 30 से 40 पत्रकारों का, जो इस देश के भीतर में रिपोर्ट जब फाइल करते थे तो वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली रिपोर्टों को लेकर उनकी पहचान जुड़ी जरूर रही है। और इस देश के एक्टिविस्ट जो इस देश से जुड़े हुए, चाहे वह इस देश के क्लाइमेट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लोगों की रिपोर्ट करते हैं या उनके साथ काम करते हैं, या ट्राइबल्स को लेकर काम करते हैं, ऐसे लोगों की भी जासूसी हो रही थी। और इस फैसले के भीतर में इस बात का जिक्र किया गया है कि दरअसल पेगासस जो है किस तरीके से इजराइल की कंपनी एनएसओ ने बनाया है, और इसको बनाने का मतलब और इसको के बारे में जो निकल कर सामने आया, उसमें कोई भी व्यक्ति अगर किसी के मोबाइल में इसको जोड़ देता है और उसको जोड़ने के लिए उस मोबाइल हैंडसेट को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसके नंबर से काम चल जाएगा। और उसके बाद जब जोड़ देता है तो उसके भीतर जो भी संवाद व्हाट्सएप के जरिए हो, जो मेल आ रहा हो, जो बातचीत हो रही हो, वह भी सीधे वो सुन पाने की स्थिति में हमेशा से रहेगा। यानी एक पूरा डाटा कलेक्शन सरकार के पास आता चला जाए, और आने वालों की फहरिस्त में इस देश के इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वह भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, जर्नलिस्ट भी आते हैं, एक्टिविस्ट भी आते हैं। लेकिन इसको इस देश में डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं माना गया। इस देश में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कहा गया कि अगर हम बतला देंगे तो नेशनल सिक्योरिटी पर इससे खतरा मंडराने लगेगा। राहुल गांधी ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक सवाल उठाया, प्रधानमंत्री देश से बड़ा नहीं हो सकता है, और जब खतरा लोकतंत्र पर हो और लोकतंत्र पर खतरे की परिस्थितियां किसी इस तरीके से जासूसी कांड या पेगासस के जरिए उभर कर आ रही हो, तो इसका मतलब है कि संकट वाली परिस्थितियां इस देश के भीतर में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? चीफ जस्टिस रमन्ना अपने तौर पर कितना आगे बढ़ सकते हैं, इसके आगे वो कैसे जा सकते हैं, जब हलफनामा भी केंद्र सरकार ये कहकर दाखिल ना करे कि आप कोई टेक्निकल कमेटी बनानी है, बना दीजिए, उसमें अपने लोगों को रखना है, रख दीजिए। तो एक बात यह भी समझिए, सितंबर के महीने में कहा गया था टेक्निकल कमेटी बनाएंगे, उसके बाद की परिस्थितियों को देखिए तो तकरीबन 1 महीने 10, 12, 13 दिन गुजर गए। 1 महीने 14 दिन के बाद 13 सितंबर के बाद आज अक्टूबर का महीना है और तारीख 27 हो गई है। इतने दिनों के बाद टेक्निकल कमेटी में जिन नामों का हमने जिक्र किया वो नाम निकल कर आए, क्योंकि इसके बीच में 2 बार चीफ जस्टिस ने जिक्र कर चुके थे कि दरअसल हमारे माइंड में जो लोग हैं वह दरअसल इस कमेटी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनके निजी कुछ कारण होंगे और निजी कारण की वजह से वो नहीं शामिल। क्या इस देश के भीतर में सरकार से सवाल कर पाने की स्थिति में कोई ऐसा प्रोफेशनल है जो इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर शामिल हो जाए और फिर सरकार से सवाल जवाब करे कि आपने जासूसी किस रूप में किस तरीके से की है? जो सवाल जवाब फ्रांस तक में हो गए, जो सवाल जवाब इजराइल के भीतर भी सरकार ने पेगासस बनाने वाली कंपनी से पूछताछ करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। लेकिन इस देश के भीतर में यह सवाल अभी भी अनसुलझा है और पार्लियामेंट के भीतर भी जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ इतना कहा गया कि दुनिया की 48 देशों में पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है, किया गया है। भारत कर रहा है या नहीं कर रहा है, खामोशी बरती गई। भारत में कर रहा है तो कौन से डिपार्टमेंट को इजाजत दी गई जासूसी करने की, और इस पेगासस को लाने की किसको इजाजत मिली थी, इस पर भी खामोशी बरती गई। 2-3 डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर कहा हमने नहीं किया है, चाहे उसमें डिफेंस से जुड़े हुए मसले की बात हो, चाहे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर या दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के हाथ में जो चीजें होती हैं, इनकार किया गया। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि अब यह कमेटी बन गई, सवाल यह है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक हिम्मत दिखाई कि हमें पता है कि कुछ नहीं निकलेगा लेकिन हम इस दिशा में बढ़ेंगे। यह इसका एक बेसिक लाइन है, हमें पता है कुछ नहीं निकलेगा लेकिन हम इस दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि अगली सुनवाई हमको 8 हफ्ते के बाद करनी है और इस 8 हफ्ते के भीतर में इस कमेटी को करना क्या है यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो करना है अगर आप उसकी परिस्थितियों को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी का मतलब भी गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट जिसके हाथ में हो, और इस देश में डिक्टेटरशिप का मतलब भी वही गवर्नमेंट होती है जिसके हाथ में सब कुछ हो।
यानी सत्ता का चेहरा डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट में किस तरीके से डिक्टेटर वाला भी हो सकता है, आप इसको परिभाषित कभी नहीं कर पाएंगे। तो पेगासस एक ऐसा ही मामला इस देश में उभर कर आया है। हालांकि इस तमाम बीच में हम इंस्टीट्यूशंस का जिक्र करें उससे पहले यह समझ लीजिए कि अब 8 हफ्ते बाद सुनवाई होनी है। आज की तारीख से 8 हफ्ते का मतलब होता है दिसंबर का आखिरी हफ्ता। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इस देश में सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, छुट्टियों पर होता है। जब वो खुलता है तो नया साल आ चुका होगा। नए साल के पहले हफ्ते में भी सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलता है, वो दूसरे हफ्ते में खुलता है। यानी ध्यान दीजिए, अब आपके पास पेगासस का मसला कब आने वाला है? 2022 की जनवरी के सेकंड वीक में, उसी समय इसकी सुनवाई होगी। इस बीच में जो इस कमेटी को पता करना है, पूछताछ करनी है, जानकारी लेनी है, यह बड़ी शानदार चीज है। यह जानकारी क्या लेनी है? जानकारी लेनी है कि क्या वाकई संभव है कि पेगासस जैसा इक्विपमेंट जो है किसी फोन या दूसरे डिवाइस में डाल दिया जाए और सारी जानकारी हासिल कर ली जाए। क्या यह संभव है? जबकि फैसले के बीच में इस बात की जानकारी लिखी गई है कि इजराइल की कंपनी ने एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया जिसके जरिए ये सारी चीजें होती है और दुनिया भर में इसकी चर्चा है और 2019 से इस बात को लेकर लगातार दुनिया भर में चर्चा है। लेकिन इन्हें पता लगाना और अपनी जो रिपोर्ट सौंपेंगे ये 8 हफ्ते के बाद, उसमें इस बात का जिक्र होगा क्या संभव है कि पेगासस किसी फोन या दूसरे डिवाइस में किस तरीके से डाला जाए जिसके जरिए सारी बातें, जो व्यक्ति है उसकी सारी बातें एक डाटा के तौर पर सरकार के पास आने लगे। सरकार का मतलब यहां पर यह है अगर यह जासूसी की गई है तो क्या जो कर रहा है उसके पास सारी जानकारी आ जाएगी। दूसरी स्थिति है कि जिसको निशाने पर लिया गया, जो विक्टिम है, उस पर कितना इफेक्ट पड़ा। यानी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े अधिकारी हैं, इन पर कितना इफेक्ट पड़ा। यानी डे टू डे के प्रोसेस में जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो कोई भी सरकार चाहती है कि इस देश के भीतर में जो भी खुसुर पुसुर हो रही है वो सारी जानकारी उसके पास आती चली जाए और खुसुर पुसुर के जरिए अगर वह मीडिया की रिपोर्ट में आने वाली है तो उसे पहले पता चल जाए। किसी राज्य में किसी की सरकार बनने और बिगड़ने की परिस्थिति है, उसे पहले पता चल जाए। कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी भी रूप में आने वाले वक्त में किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला या फिर वह ब्यूरोक्रेट क्या सोचता है, इसको लेकर भी उसको जानकारी पहले मिल जाए। ये कोई भी चाहेगा, जो भी होगा उसे लगेगा डेमोक्रेसी तो यही है कि हमको जनता ने चुन लिया और हमारे पास सारी जानकारी होनी चाहिए। तो वो सारी जानकारी हासिल करने के लिए जासूसी करवा रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट यही जानना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए जब 2019 में ये पहली बार ये बातें सामने निकल कर आई कि जासूसी हो रही है। क्या स्टेप उठाए यह भी जानना है, जो कि हम आप जानते हैं या कोई भी जानता है कि यह चीजें 2020 तक चलती रही और उस पूरी प्रक्रिया में चलती रही जिस दौर में 2019 का लोकसभा चुनाव सबसे क्रूशियल था, जिसको लेकर सबसे ज्यादा बड़ी हरकत में कमोवेश हर क्षेत्र में इस देश की सरकार आ गई। लेकिन इस कमेटी को यह जानना है कि दरअसल क्या स्टेप उठाए गए। दूसरा, इसका चौथा सवाल, क्या इसका उपयोग नागरिकों के खिलाफ किया गया? यानी जो नागरिक है उसके खिलाफ किया गया, यानी जो प्रोफेशनलिज्म जो कर रहे थे, जर्नलिस्ट कर रहे थे, जो एडवोकेट्स कर रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी बाहर जा रहा था वो क्या सोच रहा है सरकार के बारे में, क्या उसको इफेक्ट किया गया? वो विक्टिम के तौर पर तो नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, यह भी जानना है इसी कमेटी को। पांचवा है, किस कानून, नियम, प्रोटोकॉल के तहत इसे रोका जाए। आप इसे रोक कैसे सकते हैं अगर कोई सरकार करने लगे और इस बात का जिक्र करने लगे कि हम तो नेशनल सिक्योरिटी के तहत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहता है, ये एक अच्छा सवाल है। वो जानना चाहता है कि आखिर कौन सा लॉ है, कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा नियम कायदा है जिसके जरिए कहा जाए कि ये साहब ये नेशनल सिक्योरिटी से मत जोड़िए, इसको आप दूसरे दृष्टि से देखिए। यह भी इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट में बताना है। उसके बाद है कि यूज जो किया गया तो क्या वो ऑथराइज्ड है जो यूज कर रहा था। अब सवाल यह है कि जब इजराइल की कंपनी ने कह दिया अपने तौर पर कि हम सरकारों को ही देते हैं और सरकार यह मानकर चलती है कि जनता ने उसे 5 साल के लिए चुन लिया है, तो ऑथराइज्ड क्या है? और जब आप सरकार से यह सवाल कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में अगस्त के महीने में और वो कह रहे थे हम कोई एफिडेविट नहीं देंगे, हम ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और अटॉर्नी जनरल ने खुले तौर पर कहा, जब 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा सोच लीजिए हम फिर कोई बड़ा फैसला ले लेंगे,
उनका जो फैसला लेना है ले लीजिए, लेकिन हम कोई एफिडेविट नहीं करेंगे। यानी ध्यान दीजिए, तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच भी विश्वास की जो एक रेखा है वो थोड़ी डावाडोल इस जासूसी कांड के दौर में नजर आई, जहां पर चीफ जस्टिस रमन्ना साहब लगातार कह रहे थे कि यह लोगों से जुड़ा मसला है, क्योंकि जो 12 पिटीशन उन तक पहुंची, 8 पिटीशन जो पहुंची, उसमें जर्नलिस्टों की है, एक्टिविस्टों की है, जो मुक्तभोगी है उनकी है, अपने तौर पर एडिटर्स गिल्ड ने भी वहां पर डाल दिया। ये सारी चीजें की गई और अलग अलग जर्नलिस्टों ने डाला, जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उन्होंने डाला, जिनके फोन रिकॉर्ड किए जा रहे थे जो उन्होंने डाला, ये सारे लोगों ने डाला, सबको एक साथ लेकर। और इसमें आखिरी सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम इन सारी चीजों को जांच करने की दिशा में आपको कह रहे हैं, तो एक सवाल लास्ट में और भी है, क्या कमेटी इसके लिए फिट भी है या नहीं है, यह भी कमेटी तय करे। यानी यह हो सकता है सरकार किसी को जवाब ना दे, यह हो सकता है कि जो जर्नलिस्ट तो जवाब दे देगा, एक्टिविस्ट भी जवाब दे देगा, कुछ पॉलिटिशियंस भी जवाब दे देंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स कैसे मुंह खोलेगा जो कि सरकार के अधीन रहता है पूरे तरीके से। वो कोई स्वतंत्र तो है नहीं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे ईडी हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ले लीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, इतना ही नहीं, इस दायरे में, जासूसी के दायरे में तो रॉ के अधिकारी भी आए, जो एक लिहाज से अपने तौर पर खुफिया एजेंसी के तौर पर जिनकी पहचान है और इनको ये पावर है कि ये अपने तौर पर दूसरे की खुफियागिरी कर सकते हैं, उनकी भी खुफियागिरी गवर्नमेंट करा रही है, यह भी इस दायरे में आए। तो एक सवाल यह और महत्वपूर्ण है, कमेटी इसके लिए फिट है या नहीं है, यह भी बताइए। अब इसके बाद है जो रिकमेंडेशंस निकल कर आएंगे, और रिकमेंडेशंस जो आएंगे, कई रिकमेंडेशंस का जिक्र किया गया, लेकिन 4-5 रिकमेंडेशन जो महत्वपूर्ण है यह भी जान लीजिए, जो इस फैसले में जिक्र किया गया है, जो इसको साइबर सिक्योरिटी को लेकर हम कैसे इंप्रूव करें। आपके पास टेक्निकल कमेटी है, आपको ये पावर है, आप किसी भी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप बताइए हम इंप्रूव कैसे करें इस साइबर सिक्योरिटी को लेकर, यह भी इनको रिकमेंडेशन में बताना है। प्रायोरिटी जो प्राइवेसी होती है, व्यक्ति की जो निजता होती है, वह कैसे बची रहे, निजता कैसे बची रहे यह भी बताना है। यानी जब आप संवाद करेगी ये कमेटी उन लोगों से जिनके फ़ोन रिकॉर्ड किए गए और जिनकी जासूसी की जा रही थी, उनकी निजता भंग हो गई, वह कोई भी बात कर रहे हो, चाहे वह इश्क की बात कर रहे हो, चाहे सियासत की बात कर रहे हो, चाहे अपने बिजनेस का जिक्र कर रहे हो, चाहे राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त की परिस्थितियों का जिक्र कर रहे हो, उनकी अपनी निजी सोच जो है, वह भी निजी सोच जो अपने निजी व्यक्ति के साथ संवाद बना रहे थे, वह भी सरकार के पास पहुंच गई। यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी ने एक आज दूसरा सवाल भी खड़ा किया, ये पूरा डाटा जो आपने 300 लोगों का भारत में लिया है, ये किसी दूसरे को तो नहीं दे दिया है, और भारत के बाहर तो ये डाटा नहीं चला गया है कि इस देश के पॉलिटिशियन, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग, इस देश के जर्नलिस्ट, क्योंकि जर्नलिस्टों की अपनी रिपोर्ट इंटरनेशनल एस्पेक्ट में भी रहती है, और भारत इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक बड़ा हिस्सा है। भारत की इकोनॉमी चाहे डामाडोल है, भारत में गरीबी चाहे बढ़ती चली जा रही है, भारत में चाहे कोयले की कमी है, चाहे भारत में कोयले के जरिए बार बार जो स्थितियां उठती हैं वो चाहे पर्यावरण को लेकर उठती हो, लेकिन दुनिया भर में अलग अलग रिपोर्टें अलग अलग जगह फाइल भी तो की जाती है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वो बीबीसी हो, तमाम जगहों पे भारत के रिपोर्टर्स भी तो अपने आप को बहुराष्ट्रीय बनाए हुए हैं और अपनी रिपोर्ट को फाइल करते हैं। तो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह भी जानकारी। तो रिकमेंडेशन में पहला है साइबर सिक्योरिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, दूसरा है निजता कैसे बची रहे, तीसरा है जो साइबर अटैक होता है, एक तरफ साइबर सिक्योरिटी और फिर साइबर अटैक, इसको लेकर भी आप अपने रिकमेंडेशन में दीजिए कि इसको भी किस रूप में रोका जा सकता हो। और चौथा फिर बड़ा महत्वपूर्ण है, कोई एडहॉक अरेंजमेंट कोर्ट कर सकता है क्या। यानी अदालत को अभी यह भी पता नहीं है कि वो कौन सा अरेंजमेंट करे, जब सरकार ही अपने तौर पर कह दे कि यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक लाइन में कहना पड़े। आप जब नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं तो सिर्फ इस दावे को कहने से काम नहीं चलेगा, यह पर्याप्त नहीं है, आप इसे साबित भी कीजिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन में यह कमेटी से चाह रहा है कि आप बताइए हम लोग एडहॉक अरेंजमेंट क्या करें जिससे जो इंडिविजुअल्स है उसकी निजता रखी जा सके और जो सरकार अपने तौर पर नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र कर रही है वह भी बरकरार रखा जा सके। ऐसी कौन सी परिस्थिति इस देश में बन सकती है, कैसे बन सकती है। इन बातों का जिक्र इस कमेटी के जरिए जब किया गया तो जाहिर है अब यह कमेटी जो रिपोर्ट बनाएगी, जो पूछताछ की प्रक्रिया, क्योंकि इनको हर तरीके से कहा गया आप जिसे मन चाहे उसे हायर कर लीजिए, उसको जो पेमेंट होगा वो भारत सरकार पेमेंट करेगी,
वो भारत सरकार का मतलब है इस देश का टैक्स पेयर पैसा करेगा, उसके टैक्स पेयर के पैसे से इस देश के एक्सपर्ट पे खर्च होगा, और इस जो कमेटियों में टेक्निकल लोगों को लिया गया है उनको भी पेमेंट भारत सरकार को करना, यानी टैक्स पेयर का पैसा वहां भी जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि 8 महीने का मतलब जो 2022 के जनवरी के महीने में, अब सुनवाई 8 हफ्ते के बाद जो सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, यह इस बात से भी समझ लीजिए कि राफेल को लेकर इस देश में लगभग जितनी लंबी बहस चलती रही, और आखिर में जब जस्टिस गगोई ने इस बात का जिक्र किया कि दरअसल यह राष्ट्रीय हित में नहीं होगा कि राफेल कितने में लिया गया, उस रकम को बताया जाए, क्योंकि उससे टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि सरकार ने यही कहा था। यानी कुछ ऐसी परिस्थिति उस समय लग रही थी जैसे इस देश में राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है बजट सत्र में, जैसे उसमें सरकार लिखकर अपनी उपलब्धियों को दे देती है और राष्ट्रपति आकर पढ़ देते हैं। कुछ वैसा ही लग रहा था कि जिस तरीके से उसमें कहा गया राष्ट्र हित में नहीं होगा अगर हम राफेल की खरीद और उसकी कीमत को बता दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी इन्हीं बातों का जिक्र कर दिया। तो क्या मौजूदा वक्त में भी 2 महीने के बाद जब सुनवाई शुरू होगी और ये तमाम रिपोर्ट्स आएगी, तो इसे सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत मानी जाए? तत्काल में माननी चाहिए, क्योंकि जब सरकार ने अपने तौर पर चुप्पी साध ली, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, तो पीठ तो थपथपानी होगी सुप्रीम कोर्ट की। कुछ तो किया, और उसमें जो 2 सवाल थे, एक तरफ जो काम करना है उसका आखिरी सवाल, कमेटी फिट है या नहीं तमाम चीज़ों के लिए, और रिकमेंडेशन में आखिरी सवाल, कोई एडहॉक अरेंजमेंट कोर्ट कर सकता है क्या? ये दोनों सवाल सारी चीज़ों को साफ कर देते हैं। क्या वाकई हमको लगता है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आखिर में एक शब्द का जिक्र और करना चाहिए था कि जिस कोर्ट का हमने जॉर्ज ऑरवेल की 1984 से किया है, उसको इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने के लिए जरूरी कर देना चाहिए कि यह किताब हर कोई पढ़े। 1984 पढ़ना चाहिए इस किताब को। लेकिन बहरहाल इसके आगे की परिस्थिति हमको लगता है एक लाइन में डिफाइन कर देनी चाहिए, क्योंकि हम जब इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन का, सीबीआई का, आईबी का, ईडी का, सेबी का, अब तो एनसीबी भी उसमें जुड़ गया, मान लीजिए, सारे ऑर्गेनाइजेशंस का जब जिक्र करते हैं तो एक सवाल बार बार आता है कि इस पूरी प्रक्रिया में सजा किसे होती है? सजा आपने नहीं देखी होगी, सजा किसी को नहीं होती है, सजा आपके ऊपर दे सकते हैं, इसकी तलवार को लटकाया जाता है। मसलन उदाहरण बड़ा साफ है, ईडी के पास 122 पॉलिटिशियंस को लेकर दस्तावेज पड़े हुए जो उसने सुप्रीम कोर्ट में सौंपे थे। उन 122 पॉलिटिशियंस के खिलाफ क्यों नहीं ईडी कार्रवाई करती है, और जो उनको तुरंत कन्विक्शन की स्थिति में लाकर उनको जेल में क्यों नहीं डाल देती है? उसमें तमाम महान पॉलिटिशियंस के नाम है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, कई बार हमने इसका जिक्र भी किया है। अगर आप याद करना चाहें तो पी चिदम्बरम बाहर क्यों है, हुड्डा साहब बाहर क्यों हैं, कैप्टन जिन्होंने आज एक नई पॉलिटिकल बताई उनका नाम भी ईडी की लिस्ट में, वो बाहर क्यों है, लालू यादव बाहर क्यों है, डी राजा बाहर क्यों है, कन्ना मुजई बाहर क्यों है, टीएमसी के 15 नेता बाहर क्यों हैं, जिसमें एक से एक धुरंधर और इस दौर में मंत्री भी है, वह बाहर क्यों? ये पूरे 122 पॉलिटिशियंस की पूरी लिस्ट है। सवाल यह है कि सजा का खौफ दिखाकर और आपके दस्तावेज हमारे पास पड़े हुए हैं यह बतलाकर इस देश में अगर जांच एजेंसियों का काम सिर्फ इतना भर है तो इसका मतलब है वो पॉलिटिकल हो गई है। और असल सवाल यही है कि क्या हम लोग भरोसा और विश्वास करें कि जब पेगासस को लेकर यह 3 सदस्यीय कमेटी, 3 सदस्यीय टेक्निकल कमेटी के साथ मिलाकर जब रिपोर्ट देगी तो वह रिपोर्ट सरकार द्वारा किए गए कथन को साबित करेगी, हाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा था इसीलिए इस जर्नलिस्ट की हमने जासूसी की, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है इसीलिए हमने राहुल गांधी की जासूसी की, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है इसीलिए हमने सीबीआई के उस डायरेक्टर की जासूसी की जिस सीबीआई डायरेक्टर को वहां से हटाया गया, सीवीसी के कहने पर हटाया गया। और हम इस दौर में जासूसी दर जासूसी इसलिए करते चले गए थे क्योंकि राष्ट्र का मतलब हम ही है। क्या यह बात प्रूफ होगी आखिर में? यानी राष्ट्र से बड़ा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सत्ता हो जाएगी क्या इस देश में? यही सवाल विपक्ष के नेता ने आज उठाया, यह कहकर राष्ट्र से बड़ा प्रधानमंत्री नहीं होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जब आप जाइएगा, जासूसी कांड के भीतर, बार बार यह अनुगुंज सुनाई देगी, लगता ऐसा है कि राष्ट्र से बड़ा पीएम हो या ना हो, लेकिन पीएम ही राष्ट्र है। कुछ ऐसी परिस्थिति इस देश में डेवलप कर दी गई है। और इन सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट अगर 3 सदस्यीय कमेटी भी 1.5 महीने की मशक्कत के बाद बना लेता है तो शायद यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।